नमस्कार। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात कांग्रेस के उस बैठक की करने जा रहे हैं, जो बैठक जहां तक मुझे जानकारी है आजादी के बाद पहली बार पटना में आयोजित थी। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी के साथ साथ सभी सांसद उपस्थित रहेंगे पटना में, और लंबी बहस होगी, चर्चा होगी। सवाल ये नहीं है कि इनकी बैठक पटना में होने का मतलब क्या है। सवाल ये है कि इस बैठक के सहारे राहुल संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि संगठन और पार्टी के नेताओं का अगर की बात करें तो बिहार में ऐसी कोई चीजें दिख ही नहीं रही है जिसके सहारे कहा जा सके कि कांग्रेस यहां से उड़ान भरने वाली हो। लेकिन एक बात साफ दिख रहा है कि राहुल इस चुनाव को बिहार के मुद्दों से बाहर ले जाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान राहुल वोट को लेकर उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाया, और उसमें उन्होंने सोशल जस्टिस का पुट देने की कोशिश की। लेकिन फोकस उसके पूरे कार्यक्रम का वोट चोर गद्दी चोर का ही रहा। नौकरी या बाकी चीजों पर उनकी कोई चर्चा नहीं। और उस यात्रा के दौरान ऐसे लोग जुड़े, ऐसे लोग राहुल को देखने आए जो राहुल के या महागठबंधन का वोटर नहीं है, लेकिन राहुल के प्रति आकर्षण दिखा। क्या वो आकर्षण वजह है क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे बैठक होती है कांग्रेस के उस बड़े कमेटी की, तो मीडिया अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान एक तरफ नरेंद्र मोदी का और दूसरी तरफ राहुल, कई मौके पर बिहार में वो साथ दिखे, लेकिन मीडिया ने दोनों को समान रूप से स्पेस दिया फ्रंट पेज पर। क्या उसका लाभ उठाना चाहते हैं? लेकिन तमाम चीजों से इधर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। सीधे चलेंगे दिल्ली मयंक जी के पास, और हम इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर बिहार का चुनाव होता है तो क्या परिणाम। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गंगा बहा दिया है, हर वोटर के घर कम से कम 7,000 से 10,000 रुपया उन्होंने पहुंचा दिया है। इतनी बड़ी राशि हमें नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले घोषणा ही नहीं, खाते में पहुंचा दिया। फिर भी सरकार डरी हुई है कि होगा क्या। क्या ये कुछ फीडबैक है? क्या है वो बात जो राष्ट्रीय मुद्दा पर बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं राहुल? चलिए मयंक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते संतोष जी। एक सवाल बस कि आखिर कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे बिहार क्यों साधना चाहता है, या राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? देखिए, अगर आप पिछले कम से कम पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो, और सफलता और असफलता देखें तो राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। चाहे उनकी अपनी सरकारें राजस्थान में नहीं बच पाई, उनकी अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बच पाई, ठीक है। लगातार वो विधानसभा चुनाव हारे, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आप ले लीजिए मध्य प्रदेश का हो, चाहे आप गुजरात का ले लीजिए। तमाम राज्य या इवन दक्षिण के राज्यों का जो चुनाव था, केरल वगैरह का चुनाव कांग्रेस हारी पिछले 4-5 साल में। लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव पे हम आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को अपेक्षाकृत बड़ी सफलता मिली। तमाम जो रणनीतिकार, पॉलिटिकल पंडित जो कह रहे थे कि कांग्रेस को 2019 की तरह ही परिणाम आएंगे और भाजपा 300 पार और 400 पार की बात हो रही थी, कांग्रेस ने अपनी सीटें करीब करीब डबल कर ली। उनकी जो लोकसभा की सीटें थी वो करीब करीब डबल हो गई, और भाजपा के सीटों में करीब करीब उतना ही गिरावट हुआ। कांग्रेस करीब करीब 50 सीटें कांग्रेस की प्लस हुई हैं, और भाजपा की करीब करीब 60-62 सीटें घटी हैं।
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांग्रेस का राइज और भाजपा का डाउनफॉल 24 के चुनाव में। तो राहुल गांधी को और जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि ये वो तरीका है जिससे हम राज्यों में भी अच्छा कर सकते हैं, कि अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के चुनाव में मुद्दा बनाएं। इसके अपने फायदे हैं और इसके अपने घाटे हैं, ये भी हमें समझना होगा। फायदा ये है कि कहीं ना कहीं जो एक कोर वोटर बेस है अपोजिशन का, विपक्ष का इस देश में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूनाइट हो जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पे। लेकिन उसके अपने घाटे भी हैं कि देखिए हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, हर राज्य के लोगों के मुद्दे अलग हैं। जो मुद्दे हैं, अब बिहार में जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, बिहार में मुद्दा जो है अफसरशाही का, वो जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से बिहार में जिसको कहते हैं रैम्पेंट भ्रष्टाचार हो रहा है छोटे ऑफिसों में, जहां लोगों को जहां से काम है। आप बताइए ना कि संतोष जी, आपके समस्तीपुर का के या हाजीपुर के कितने लोगों को हफ्ते में या डेली या महीने में या 15 दिन पर दिल्ली में काम पड़ता है? ऐसे गिने चुने लोग हैं। लोगों के जो काम है बिहार में, वो तो सीओ के यहाँ प्रखंड कार्यालयों में, थानों में और पड़ते हैं। तो लोगों के मुद्दे ज्यादातर जो सेंट्रिक होते हैं, वो मुद्दे जमीन के मुद्दे हैं। तो लेकिन एक बात कह दें कि चाहे सीओ के भ्रष्टाचार हो, दफ्तर का या थानेदार का, आज वो भ्रष्टाचार चरम पर इसलिए है कि उसका जो एक कह सकते हैं कि जो चेक एंड बैलेंस वाली जो संस्थाएं थी, आरटीआई हो, कोर्ट हो, मीडिया हो, वो सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। और कहीं न कहीं इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार है, ये तो लोग महसूस कर रहे हैं। बिहार में बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही है। आप बताइए, जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के पीसी के बाद किसी अखबार ने यह जहमत नहीं उठाया कि भाई अशोक चौधरी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, उस आरोप का सत्य क्या है, या फिर सम्राट चौधरी पर जो हत्या का मुकदमा की बात हुई, जिसमें वो नाबालिग करके जेल से बाहर आए, उस मुतल्लिक सच्चाई क्या है। वाकई में 7वां पासी सम्राट चौधरी के हैं। जो सवाल छोड़कर गए, यही सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो बातें छोड़कर जब जाते थे तो उससे आगे मीडिया का ट्रायल चलता था। वो सारी चीजें नहीं हो रही है। ये लड़ाई अगर स्टेट लेवल पर, कांग्रेस का ये मानना है कि अगर हम स्टेट लेवल पर लड़ाई लड़े तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। हमें लड़ाई जब भी लड़नी होगी तो मोदी के खिलाफ लड़। नीतीश एक मोहरा है। ये जो सोच कांग्रेस का है कि नीतीश जब बहुमत में थे, जब अपनी पूरी ताकत में, तब भी वो बीजेपी का मोहरा था, उन्हीं की सारी पॉलिसी वो अडॉप्ट करते थे। आज भी मोहरा, इसलिए हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना चाहते हैं। संतोष जी, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना चाहते हैं, आपने जो मुद्दा उठाया वो ठीक है, लेकिन सवाल उसमें दो ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, क्या लड़ने की हालत में है? और ये भी हमें देखना होगा कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां सफलता मिली, अपेक्षाकृत जो सफलता मिली, वो उन इलाकों में मिली जहां कांग्रेस का काडर बेस मजबूत था। जैसे राजस्थान में, जैसे हरियाणा में। दक्षिण को छोड़ दीजिए तो जो सफलताएं मिली, चाहे राजस्थान में सफलता मिली हो, चाहे हरियाणा में सफलता मिली हो, वो सफलताएं काडर जहां मजबूत था कांग्रेस का, वहां मिली। एक बात तो कांग्रेस को ये भी सोचना होगा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि राष्ट्रीय मुद्दा तो हम उठा रहे हैं,
लेकिन क्या हमारे पास कैडर बेस उस तरीके का है जो ग्राउंड पे हमारे मैसेज को कम्युनिकेट कर सके? राहुल गांधी 15 या 16 दिन ग्राउंड पे घूमे, हजारों की भीड़ थी। आप तो गांधी मैदान में भी थे, 25,000 लोग गांधी मैदान में थे। लेकिन सवाल है कि लीडर तो मैसेज देके चला जाता है, क्या नीचे जो कैडर जो है, जो वर्कर है, क्या वो इतना सशक्त है, या क्या उस वर्कर का इतना स्ट्रेंथ है कि वो मैसेज को जमीन पे ले जाए? क्योंकि अरे देखिए, कांग्रेस के साथ नहीं बिहार में एक मिनट मैं रोकना चाहेंगे कि अब कैडर, जब बीजेपी अपने कैडर को तवज्जो नहीं दे रहा है, जब बीजेपी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सीधे जनता तक पहुंचनी शुरू करती है, तो फिर कांग्रेस की बात क्या, किस कैडर की बात करिएगा? बिहार में जो सीट, संतोष जी, एक मिनट, हाँ, उसमें ये है कि बीजेपी का कैडर आज से नहीं, 85 साल से जो जनसंघ और आरएसएस का जो इकोसिस्टम था, वो कैडर सेल्फ मोटिवेटेड है। बीजेपी तवज्जो दे न दे, आप ये रियलाइज करेंगे कि कैडरों का एक बड़ा वर्ग अभी भी तवज्जो मिले न मिले वो बीजेपी के साथ बंधा हुआ है, संघ की विचारधारा के साथ बंधा हुआ है। अरे भाई, जब विचारधाराओं से बढ़ा हुआ था तो बिहार में खाता नहीं खुलता था। आज मोदी के समय में नए तरीके से लोगों को उन्होंने जोड़ा है, जितने उसके कैडर हैं उससे 1000 गुना ज्यादा उसके समर्थक हैं। जो वोट करते हैं वो थोड़ी किसी कैडर के कारण वोट करने जाते हैं, मैं वही स्वतः जाते हैं लोग। आप कैडर के साथ सपोर्टर शब्द को भी जोड़ दीजिए ना संतोष जी। मसला वो जो सपोर्टर है, यही हम कर रहे, देखिए मैं यही कह रहे हैं, ये जो सपोर्टर है, सपोर्टर बेस है। देखिए, जो स्टूडेंट है, जिस तरीके से वैकेंसी नहीं आ रही है, एसएससी की परीक्षा में जो चीजें बात सामने छन करानी शुरू हुई है, वो सारी बातें ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल एजेंडे से जब तक हमें लगता है कि कांग्रेस जोड़ नहीं पाएगी, तब तक वो उस मुद्दे पर आप बताइए ना कि भाई रोजगार हम 200 से 500 रुपया देंगे। वो जब नीतीश कुमार इतना 1000 करोड़ दे रहे हैं, फिर भी वो एजेंडा हिट नहीं कर रहा है, उसका मतलब है कि बिहार उन एजेंडे से अपने आप को कनेक्ट अभी नहीं कर रहा है। ये भी बात तो है। नहीं संतोष जी, ये जो तमाम मुद्दे हैं ये बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, ठीक है, बड़े बुनियादी मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ने की सिचुएशन में है? क्योंकि कांग्रेस जिन लोगों के साथ लड़ रही है, खास तौर पे अगर स्पेसिफिक हम हो तो राष्ट्रीय जनता दल उस पार्टी के अंदर अपने आप में एक वैक्यूम है। वैक्यूम सवाल मेरा वो नहीं है। मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं, धर्मांतरण और क्या कहते हैं घुसपैठियों की चर्चा कर रहे हैं, उसका वो एजेंडा है ना, उस एजेंडे को अपने समर्थकों को के बीच जाकर रिचार्ज कर रहा है ना। आरजेडी के पास क्या एजेंडा है जिस एजेंडे से अपने लोगों को रिचार्ज कर पाएगा? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट किया। एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट किया, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जिस एजेंडे को सेट किया है, सवाल ये उठता है कि क्या उसका नीचे तक उस एजेंडे पर काम करने वाला एक सिस्टम है? अगर नरेंद्र मोदी को अब देखिए, एक चीज बताइए, सासाराम की जीत जो है, क्या मीरा कुमार की जीत है, क्या अनंत क्या कहते हैं कांग्रेस की जीत है या राजद की जीत है? नहीं संतोष जी, तो लोकसभा चुनाव में अपने आप में मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में तो राष्ट्रीय एजेंडे पे चुनाव हुआ और जीत मिली। तो यही चीज है ना कि जिस मुद्दे को लेकर आप देखिए, सीधे तौर पर एसआईआर क्या था, बीजेपी का अपना राष्ट्रीय एजेंडा है जिसमें वो फेल किया कहीं ना कहीं। अब घुसपैठियों की बात फिर भी वो दोहरा रहे हैं। तो सवाल है कि आप क्षेत्रीय दल जो है उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिस एजेंडे के सहारे वो जनता के बीच जा सके, मतलब उस तरीके से जो जनता रिचार्ज हो। क्या मेरा आखिरी सवाल यही है कि राहुल अगर अडानी के मुद्दों को लेकर, जो अभी जमीन का मामला सामने आया है, 1 रुपया में जमीन जो दिए हैं वो मुद्दा हो, या फिर वोट चोरी का मुद्दा हो, क्या इन संविधान बचाओ का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, क्या इन मुद्दों के सहारे
देश को तो वो संदेश देने की कोशिश बिहार से कर ही रहे हैं, बिहार में वो कहां तक प्रभावी हो? देखिए संतोष जी, मुझे लगता है इसका फैसला चुनाव में वोटर के मूड पे डिपेंड करेगा। बिहार का चुनाव ये हमें आखिरी वक्त में पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पे जा रहा है या प्रादेशिक मुद्दों पे जा रहा है। राहुल जिन राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों से अगर युवाओं का एक बड़ा वर्ग कनेक्ट कर गया, ठीक है, जिसके सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके सामने ये भी एक बड़ा सवाल है संतोष जी कि जिस तरीके का भाई भतीजावाद चल रहा है, आपने नौकरियां तो दे दी, नीतीश जी कहेंगे कि हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी, लेकिन आपका पे स्केल क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों की क्या हालत है? बेल्ट्रॉन वगैरह के थ्रू जो नौकरियां लोगों को मिल रही हैं बिहार में, उन नौकरियों की, आउटसोर्सिंग के नौकरियों की क्या हालत है? आप मुझे संतोष जी एक चीज बताएं, 16,000 और 18,000 रुपए में किसका आज के डेट में घर चलेगा? सही बात। मतलब वो मुद्दा अगर बना तो फिर दिलचस्प चुनाव होगा। जंगल राज और चारा घोटाले से इतर कोई नैरेटिव सेट हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए मसला ये है ना कि तेजस्वी यादव के पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज है लालू यादव का। वो बैगेज ये है कि उनके वो निगेटिविटी है, लेकिन राहुल गांधी के साथ उस तरीके का कोई बैगेज नहीं। तो युवाओं से वो कनेक्ट होना उनके लिए बहुत आसान है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये दिखाया भी। तो मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी। चलिए, धन्यवाद मयंक जी। ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक थे। चीजें बदलेंगी ऐसा इनको लगता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल जिस तरीके से बिहार के चुनाव को राष्ट्रीय एजेंडे पर लड़ना चाहती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार की राजनीति एक खास मुहाने पर आकर ठहर सी गई है। चारा घोटाला, जंगल राज, विकास, ये सारी चीजें ऐसी हैं, धर्मांतरण जो बीजेपी का एजेंडा है, घुसपैठिए, इन सारी चीजों से जब तक बिहार का चुनावी मिजाज बाहर नहीं निकलेगा, कोई नई पॉलिटिक्स बिहार में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल यात्रा के बाद जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी का बैठक बुला रहे हैं, उस बैठक के सहारे बिहार को किस तरीके से वो साधते हैं और राष्ट्रीय फलक पर बिहार के इश्यूज को किस तरीके से स्थापित करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज इतना ही। फिर हमारी कल आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।